एक गेमर जो गेम के सारे बग्स, ग्लिचेस और हिडन मैकेनिक्स जानता है। सोचो अगर वो मरने के बाद उसी गेम की दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाए, एक यूजलेस लॉर्ड के बॉडी में। क्या वो अपनी नॉलेज का यूज करके अल्टीमेट पावर हासिल करेगा या फिर हमेशा की तरह बेकार ही समझा जाएगा? चलो शुरू करते हैं। आसमान अंधेरा हो चुका है और मौत के पर धरती पर उतर रहे हैं। ड्रैगन्स आग बरसा रहे हैं, शहर जल रहे हैं और पूरा कॉन्टिनेंट तबाही में डूब चुका है। स्केल्टन ग्रेट वॉर ने इंसानियत को घुटनों पर ला दिया है। अनडेड नेना हर तरफ से उभर रही है और हर जगह विनाश फैल चुका है। उम्मीद खत्म हो चुकी है और दुनिया हार मान चुकी है। तब इसी अंधेरे के बीच एक अकेला वॉरियर सामने आता है। ना डर ना झिझक, सिर्फ इरादा। जब सब कुछ खत्म लग रहा था तब वो खड़ा हुआ और जंग अभी बाकी है। पैराडिसो, जहां सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पावर और स्ट्रैटेजी समझते हैं। मैं एक माइनर नोबल था, रीजेंट रैंक, लेकिन असली जिंदगी में मैं सिर्फ एक ऑफिस वर्कर था जो अपना सारा फ्री टाइम इस गेम में लगाता था। 10 सालों तक मैंने पैराडिसो का हर सीक्रेट सीखा, हर क्लास, हर बिल्ड, हर हिडन मैकेनिक। मैं इन्फॉर्मेशन ब्रोकर बना, लोगों को पावर तक पहुंचने का रास्ता बताता रहा। लेकिन जब वक्त बदला, मैं खुद पीछे रह गया। काम का प्रेशर बढ़ता गया, नींद कम होती गई और एक दिन मैं बस गिर पड़ा। इतनी मेहनत के बाद भी मैं कुछ बन नहीं पाया और मैं ऐसे ही मर गया। क्या मैं सच में 30 साल की उम्र में बिना कुछ हासिल किए मर गया था और सब कुछ बस ऐसे ही खत्म हो गया? लेकिन ये क्या, मैं जिंदा हूं। एक लड़की मुझे माय लॉर्ड कहकर बुला रही है, जैसे मैं कोई नोबल हूं। यादें टकरा रही हैं, सच और सपना एक हो रहे हैं। मैं कौन हूं और ये जगह क्या है? बाहर की इमारतें, ये शहर, ये सब पैराडीसों की दुनिया जैसा क्यों लग रहा है? क्या मैं वापस आ गया हूं या मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई है? सोलो बग प्लेयर, ये कोई कहानी नहीं, ये मेरी नई जिंदगी है। स्टेटस विंडो सामने है। स्ट्रेंथ कम, स्टैमिना जीरो, एजिलिटी गिर चुकी है और मेरी लाइफ स्पैन 20 साल कम हो चुकी है। मैं इतना मोटा हो चुका हूं कि मेरा शरीर ही मेरी मौत का सबब बन रहा है। ये सबसे बेकार स्टैट्स हैं जो मैंने कभी देखे थे और अब ये मेरे अपने हैं। मैं एक नोबल के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन इस शरीर के साथ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये पैराडीसों की दुनिया है तो मैं इस गेम को जानता हूं। हिडन रूट्स, ब्रोकन बिल्ड्स और सिस्टम के बग्स सब मेरी याद में हैं। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मेरी जिंदगी फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। मुझे सब याद है। 4 साल बाद स्केल्टन ग्रेट वॉर शुरू होगी। उससे पहले भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शंस और गार्बेज मॉन्स्टर्स कॉन्टिनेंट को तोड़ देंगे। जब वॉर शुरू होगी, छोटी नेशंस टूट जाएंगे और जो कमजोर होगा वो मिटा दिया जाएगा। अगर मैं लिटिल चैरेट हूं तो अभी सब खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ ये शरीर है और चर्बी कम की जा सकती है। मेरे पास पिछली जिंदगी का नॉलेज है, हिडन रूट्स, सीक्रेट रिवॉर्ड्स और सिस्टम के बग्स। ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं उन बेनिफिट्स को ले सकता हूं जिनके बारे में अभी किसी को पता भी नहीं। मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। मेड ऑफिस साफ कर रही है, जैसे ये एक आम दिन हो। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे याद है, यहाँ छुपा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्लू है, एक ऐसी चीज जो मेरी सर्वाइवल बदल सकती है। मैं डेस्क खोलता हूँ, शेल्फ्स चेक करता हूँ, हर जगह ढूंढता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। दिल तेज धड़क रहा है, सांस भारी हो रही है और पैनिक बढ़ता जा रहा है। मेड मुझे शौक से देख रही है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। अगर मैं इसे अभी नहीं ढूंढ पाया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मुझे जल्दी करनी होगी। मैं उसे लापरवाही से खो चुका था, लेकिन मेड उसे तुरंत ढूंढ लेती है, जैसे उसे पता हो क्या जरूरी है। ये दुनिया मेरी पुरानी जिंदगी जैसी नहीं है। यहाँ लोग सच में वफादार हो सकते हैं। मेड मदद करना चाहती है, लेकिन मुझे अब अकेला सोचना होगा। मैं उसे जाने को कहता हूँ। वो महसूस कर सकती है कि मैं बदल गया हूँ और उसकी वफादारी अब सिर्फ फर्ज नहीं रही। मेरे हाथ में मेरे फादर का छोड़ा हुआ पेंडेंट है, एक छोटा सा आर्टिफैक्ट जो इस दुनिया में मेरी ताकत बढ़ा सकता है। अगर मुझे आने वाली डिजास्टर्स और वॉर से बचना है तो मुझे अभी स्ट्रांग बनना होगा। मैं पेंडेंट को कस के पकड़ता हूं। अब शुरुआत होती है। मैं इसे एक्टिवेट करूंगा। मैं पेंडेंट को क्रश करता हूं और उसके अंदर की एनर्जी फूट पड़ती है। अगर मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना है तो मुझे रिस्क लेना होगा। यह आर्टिफैक्ट मेरी स्ट्रेंथ को जोर से जगाएगा, चाहे मेरा शरीर इसे बर्दाश्त करे या ना करे। दर्द शरीर में फैल रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। आने वाली डिजास्टर्स से पहले मुझे ग्रो करना होगा। अंधेरा घूमने लगता है और एक काला वोर्टेक्स मेरे सामने खुल जाता है। लाल आंखें अंधेरे से चमकती हैं और एक विकृत रूप सामने आता है। वो मुझे देखकर मुस्कुराती है, जैसे मैं उसका इंतजार कर रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैंने एक ऐसी चीज बुला ली है जो इंसान के कंट्रोल से बाहर है। ईविल स्पिरिट इज़बेला, और अब मुझे इसका सामना करना होगा। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजती है। किस बेवकूफ इंसान ने मुझे बुलाया है? लाल आंखें चमकती हैं। वो मुस्कुराती है जैसे शिकार मिल गया हो। ईविल स्पिरिट इज़बेला मेरे सामने खड़ी है। वो पूछती है, इतनी बेचैनी किस बात की है जो तुमने मुझे बुलाया? पसीना बह रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सीधा कहता हूं, मुझे माइंड्स आए चाहिए।
फिर वो हंसती है और मुझे लालची कहती है। ये स्किल आम नहीं, पूरे पैराडिसो में सिर्फ एक इंसान इसे पा सकता है। इसकी मदद से मैं लोगों के इरादे, उनकी ताकत और छिपे हुए राज देख सकता हूँ। अगर मुझे जीतना है तो मुझे सब देखना होगा। और आखिरकार वो मान जाती है। वो मेरे करीब झुककर कहती है कि हर पावर की एक कीमत होती है। उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंजती है, जैसे वो मेरे ख्यालात पढ़ रही हो। वो हंसती है और कहती है, अगर पैसा है तो ले लेगी, अगर सम्मान है तो तोड़ देगी, और अगर परिवार है तो उसे निगल जाएगी। पसीना बह रहा है, लेकिन मैं समझ चुका हूँ, ये डील सीधी नहीं होगी। ये शक्ति मुफ्त नहीं मिलेगी। और मेरे सामने खड़ी ये शैतानी रूह मजाक नहीं कर रही। वो अचानक रुक जाती है, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है। मैं समझ भी नहीं पाता और वो मेरे करीब आकर कॉन्ट्रैक्ट सील कर देती है। ये कोई रोमांटिक पल नहीं, ये एक जबरदस्ती का बंधन है। मेरा दिमाग शर्म और गुस्से से भर जाता है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाता। वो हंसती है जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो। मेरे लिए ये पहली बार है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक रिचुअल। और उस पल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। मैं जमीन पर गिरते हुए एक ही बात कहता हूँ, इस देश को बचाना होगा। एक नया दिन शुरू होता है, लेकिन महल के अंदर लोग अभी भी मुझे वही समझते हैं, एक निकम्मा लॉर्ड जो बस खाता है और सोता है। उन्हें नहीं पता कि सब कुछ बदल चुका है। उन्हें ये नहीं पता कि आने वाली डिजास्टर्स से पहले मैं इस टेरिटरी को बदल दूंगा। ये मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है और इस बार मैं सच में जीने वाला हूँ। हेज भारी डॉक्यूमेंट्स उठाए दौड़ रही है, जैसे उसके लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि फर्ज हो। दूसरे सर्वेंट्स उसे देखकर हैरान हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं। वो मेरे सामने टेरिटरी और वैसल्स के रिकॉर्ड्स रख देती है। ये सिर्फ कागज नहीं, मेरी जिम्मेदारी का बोझ है। मैं उसे रोकता हूँ और ध्यान से देखने लगता हूँ। अगर मुझे इस जगह को बचाना है तो मुझे सब कुछ समझना होगा, लोग, रिसोर्सेज और छिपे हुए रिस्क्स। मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी बनने लगती है। ये सिर्फ शुरुआत है। मैं उसे ध्यान से देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि ये सिर्फ एक मेड नहीं है, इसके अंदर हीलर बनने की क्वालिटी है, रेयर स्किल जो बैटलफील्ड पर जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। वो सीधी, वफादार और मेहनती है। ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। जब वो माफ़ी मांगती है तो मुझे एहसास होता है कि उसकी लॉयल्टी मजबूरी नहीं, दिल से है। अगर मुझे इस टेरिटरी को बचाना है तो मुझे ऐसे लोगों को संभाल कर रखना होगा। एक पल के लिए मेरा पुराना गुस्सा लौट आता है और मैं हेस पर चिल्ला उठता हूँ, जैसे मैं अब भी वही निकम्मा और एरोगेंट लॉर्ड हूँ। वो डरकर पीछे हट जाती है और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई देता है। उसी पल मुझे एहसास होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरी नई जिंदगी है और मैं इसे पुरानी गलतियों से बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तुरंत उसे पुकारता हूँ और माफ़ी मांग लेता हूँ। वो हैरान रह जाती है, शायद उसने कभी मुझे ऐसा नहीं देखा। मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की हैं उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं स्वार्थी और अंधा था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। मैं उससे एक मौका मांगता हूँ, बस एक और मौका। वो रो पड़ती है, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं, भरोसे के हैं। और उस पल वो वादा करती है कि चाहे जो हो वो मेरे साथ खड़ी रहेगी। अब मैं सच में जैरेड हूँ। पुरानी जिंदगी की यादें अब सिर्फ एक चेतावनी है। महल शांत है, लेकिन मेरे अंदर एक नया इरादा जन्म ले चुका है। हेज मेरे लिए सिंपल खाना लाती है, सिर्फ हर्ब्स और सब्जियां। पहले मैं ऐसे हाथ भी ना लगाता, लेकिन अब मुझे बदलना होगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अपना शरीर बदलना होगा। मैं वेट कम करूंगा, स्ट्रांग बनूंगा और आने वाली तबाही का सामना करने के लिए तैयार रहूंगा। पैराडीसो के नॉलेज ने मुझे सिखाया है कि हर्ब्स सिर्फ खाना नहीं, एक सिस्टम टूल है। मैं जबरदस्ती उन्हें निकलता हूँ। स्वाद इतना खराब है कि उल्टी आने लगती है, लेकिन सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है। लाइपोलिसिस बढ़ रही है, फैट बर्न हो रहा है, मेटाबॉलिज्म रीसेट हो रहा है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर बदल रहा है। ये आसान नहीं है, गले में जलन है, पेट उलट रहा है, लेकिन ये जरूरी है। तभी मेरे सामने स्टेक रखा जाता है, गरम और टेम्पटिंग। एक पल के लिए मन हिलता है, लेकिन मुझे याद है मेरा गोल क्या है। हीज कहती है कि मैं पहले हर चीज थूक देता था। प्लेट खाली है और मैं डिसाइड करता हूँ कि ये मेरी रीबर्थ की शुरुआत है। लेकिन अचानक इजाबेला की आवाज़ गूंजती है। वो अपनी माइंड्स आय वापस मांग रही है। मैं हैरान हो जाता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू हुआ है और वो पहले ही धमकी दे रही है। वो गुस्से से कहती है कि जब तक उसे उसकी चीज़ वापस नहीं मिलती वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और समझ जाता हूँ कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। पावर मिल चुकी है, लेकिन हर कदम पर एक नई मुश्किल मेरा इंतजार कर रही है। 10 साल पहले सब कुछ बदल गया था। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और खबर मिली कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। महल के अंदर सन्नाटा छा गया, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सिर्फ दुख नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने फैसलों में फ्यूचर की सोच छोड़ी थी। जैसे वो जानते थे कि आने वाले वक्त में मुझे मजबूत बनना होगा। उस रात मैं अकेला था, जिम्मेदारी के बोझ के साथ। मैं उन्हें पकड़कर बस एक शब्द कह सका, फादर। उस पल से मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही। सुबह महल शांत है, लेकिन अचानक हमें बुलाया जाता है। बाहर बर्फ गिर रही है और अंदर एक नशे में डूबा हुआ नोबल हंसी उड़ा रहा है। वो शराब की बोतल पकड़े हुए हेज को घूरता है, जैसे वो कोई चीज हो। उसकी आवाज भारी और बेअदब है और कमरे का माहौल तुरंत बोझिल हो जाता है। हेज घबराकर उसे ग्रीट करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। ग्रेगस की घटिया हरकतें अब हद पार कर रही हैं। उसकी आंखों में शराब और अहंकार दोनों जल रहे हैं। तभी हॉलवे में कदमों की आहट गूंजती है और सिटी गार्ड का चीफ सामने आ जाता है। उसकी आवाज सख्त है,
वो सीधा सवाल करता है कि ये बदतमीजी क्यों हो रही है। माहौल पल भर में बदल जाता है। हेज सीधी खड़ी रहती है लेकिन उसकी सांसें तेज हैं। ग्रेगस की हिम्मत टूटने लगती है। उसकी चीख लड़खड़ाती है। अब ये सिर्फ एक मेहमान का हंगामा नहीं, अथॉरिटी का सामना है। हॉलवे में आवाजें तेज हो जाती हैं। ग्रगास चीख कर बेइज्जती करता है, लेकिन सामने खड़ा आदमी जरा भी नहीं हिलता। एक बुजुर्ग बीच में बोल पड़ता है, कहता है रुक जाओ, लॉर्ड अभी पहुंचने वाले हैं। नाम लिया जाता है सर ओएन का और माहौल तुरंत बदल जाता है। मीटिंग रूम में सब लोग चुप होकर देख रहे हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, फाइल्स पलट रहा हूँ और पहली बार जिम्मेदारी को सच में समझ रहा हूँ। कुछ लोग फुसफुसाकर कहते हैं कि लॉर्ड बदल गया है, वो पतला भी लग रहा है, लेकिन ग्रगास अब भी शराब पकड़े हुए बैठा है, आंखों में मजाक और जहर दोनों। वो टेबल पर बॉटल पटक कर आवाज करता है, जैसे सबको याद दिलाना चाहता हो कि वो अभी भी यहाँ है। ग्रगास शराब के नशे में बेहुदा बातें करता है और कमरे में बैठे लोग बेचैन होकर एक दूसरे को देखते हैं। वो हद पार कर देता है, महिलाओं पर घटिया टिप्पणी करता है और सब कुछ मजाक समझता है। तब मैं सीधा उसकी तरफ इशारा करता हूँ। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसकी हंसी धीमी पड़ जाती है और उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई देती है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, एक रेखा है जो मैं खींच रहा हूँ। आज से यहाँ बेइज्जती नहीं चलेगी। एक झटके में ग्लास टूटकर बिखर जाता है और कमरे की खामोशी चाकू की तरह तेज हो जाती है। ग्रेगस हंसी उड़ाकर बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे रोक देता हूं। मैं सीधा चीफ गार्ड की तरफ मुड़कर सवाल उठाता हूं। क्या उसे पता है कि मर्चेंट्स से जबरदस्ती टैक्स वसूली हो रही है? कमरा जम जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं जैसे किसी ने छुपा हुआ सच बीच में रख दिया हो। ग्रेगस का चेहरा सख्त हो जाता है। ये सिर्फ बहस नहीं, इल्जाम है, इल्लीगल टैक्स कलेक्शन। और अब सच सामने आने वाला है। मैं हाथ उठाता हूं और हवा में आग का गोला जल उठता है, जैसे सच खुद रोशनी बनकर सामने आ गया हो। मैं सीधा कहता हूं कि लोगों पर जुल्म करके प्राइवेट सोल्जर्स पालने का ये अंजाम होगा। आग की रोशनी ग्रेगस के चेहरे पर पड़ती है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है। मैं उसे एक मौका देता हूं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। कुर्सियां गिरती हैं, लोग चीखते हैं और वो घबराकर पीछे हटने लगता है। लेकिन अब देर हो चुकी है। आग का धमाका कमरे को हिला देता है और ग्रेगस जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी चीख धुएं में दब जाती है। मैं सीधा घोषणा करता हूं कि आज से उसका पद छीन लिया जाता है। कमरे में खड़े लोग सन्न रह जाते हैं, कुछ डर से झुक जाते हैं, कुछ हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। मैं करप्शन की पूरी जांच का आदेश देता हूं। आज से यहां जुल्म नहीं चलेगा। जो कल तक मुझे कमजोर समझते थे, आज उनकी नजरों में डर और सम्मान दोनों है। जारेड सीधा लाइस को देखता है और घोषणा करता है कि आज से वो नया पब्लिक ऑर्डर चीफ गार्ड होगा। कमरा एक पल के लिए सन्न रह जाता है। लाइस हैरान है, लेकिन बिना हिचकिचाए घुटनों पर झुककर कहता है कि वो जारेड का आदेश मानेगा। पीछे से विरोध की आवाजें उठती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये फैसला गलत है। जारेड उन्हें ठंडी नजर से देखता है। अगर यहाँ सच में बदलाव चाहिए तो पुरानी व्यवस्था को हिलाना पड़ेगा। जारेड जानता है ये कदम आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो डरकर पीछे हटने वाला नहीं। जारेड फैसला करता है कि अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। माइंड्स आय उसका सबसे बड़ा सहारा है। एक महीने बाद शहर का माहौल बदलने लगता है, लेकिन अंधेरे कोने अभी भी बेचैन हैं। कुछ लोग जबरदस्ती वसूली करने की कोशिश करते हैं। लोग डरे हुए हैं और मदद की भीख मांग रहे हैं। जारेड के नए नियम सबको पसंद नहीं आए। गलियों में फुसफुसाहट है और एक नाम गायब है, ग्रेगस। लोग कहते हैं वो छुप गया है, कुछ कहते हैं वो लौटने वाला है। अंधेरी जगह में कुछ आदमी पैसा बांट रहे हैं। उनकी हंसी में लालच और बेपरवाही साफ दिख रही है। डोरबेल बजती है और सब एक दूसरे को देखते हैं। दरवाजा धीरे से खुलता है। सवाल होता है कौन है? बाहर खड़ा है जारेड, मुस्कुराते हुए जैसे ये बस एक आम मुलाकात हो। अंदर खड़े लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। एक पल में मुक्का पड़ता है और आदमी हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरता है। कमरे में खौफ फैल जाता है। गुस्से भरी आवाजें गूंजती हैं, लेकिन जैरेड बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो कहता है उसे गाली से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुर्म से पड़ता है। ये लोग शहर के लोगों और व्यापारियों से जबरदस्ती वसूली कर रहे थे, अब ये खत्म होगा। जैरेड सीधा आदेश देता है, सबको पकड़ो, कोई भी भागने ना पाए। दरवाजे बंद हो जाते हैं और पहली बार इन लोगों को समझ आता है कि शिकार बदल चुका है। लेस झुककर वादा करता है कि नए चीफ गार्ड के रूप में वो न्याय लाएगा और जल्द ही शहर की गलियों में बदलाव दिखने लगता है। एक अपराधी भागने की कोशिश करता है, लोग घबराकर रास्ते छोड़ देते हैं। तब जैरेड सामने आता है, शांत और सीधा। एक शब्द, मैजिक मिसाइल, और नीली रोशनी हवा चीर कर निकलती है। आदमी जमीन पर गिर पड़ता है, भागना बेकार हो जाता है। गलियों में खामोशी छा जाती है। आज शहर ने देख लिया है कि कानून वापस आ चुका है। शहर की गलियों में आवाज गूंज रही है। लोग जैरेड के लिए चीर कर रहे हैं। सोल्जर्स मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो अच्छा खा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। लोग याद करते हैं कि जैरेड ने अपनी गलतियां मानी और वादा किया कि वो उनके लिए बेहतर जिंदगी लाएगा। बाजार में व्यापारी बिना डर के व्यापार कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को कहते हैं कि अब हमारा लॉर्ड हमारे साथ है। लोग हाथ उठाकर जैरेड का स्वागत करते हैं और महल के अंदर काउंसिल मीटिंग शुरू होती है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि नए नियम लागू हो चुके हैं और टेरिटरी धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। लोगों का भरोसा वापस आ रहा है और व्यापार फिर से चल पड़ा है। जारेड शांत बैठकर सब सुनता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसके सामने सिस्टम मैसेज चमकता है। थलास्मा रिवॉर्ड मिल चुका है। ये सबूत है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। 1 महीने के अंदर जारेड के नए नियमों से शहर में शांति लौट आती है और व्यापार फिर से जीवित हो जाता है। लाइज नए सोल्जर्स रिक्रूट करता है और धीरे धीरे जारेड का प्रभाव बढ़ने लगता है। फिर भी इजाबेला की आवाज़ उसे याद दिलाती रहती है कि उसका कर्ज अभी चुकाना बाकी है। काउंसिल मीटिंग में नए टारगेट्स पर चर्चा होती है और एवेला का नाम सामने आता है। अगर ये जगह जीती गई तो परिणाम दूर तक जाएगा। जारेड शांत रहकर फैसला करता है, ये सिर्फ रक्षा नहीं, अब विस्तार का समय है। जारेड अपने बदलते शरीर को देखकर हैरान है। पेट धीरे धीरे कम हो रहा है और कपड़े अब ढीले लगने लगे हैं। वो मजाक में कहता है कि ये पुरानी वॉरियर टेक्निक है, लेकिन सच ये है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। साथ ही हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। तब जारेड गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि वो सच में बदल रहा है। तेज कदमों की आवाज के साथ एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और जारेड को रिपोर्ट देता है कि सर्च पार्टी ने बैंडिट्स का गुप्त अड्डा ढूंढ लिया है। जारेड शांत रहता है, लेकिन अगला शब्द सब कुछ बदल देता है। वहां गुलाम भी मिले हैं। कमरा एक पल के लिए जम जाता है। ये सिर्फ चोरी या लूट का मामला नहीं, जुल्म का सौदा है। जारेड की आंखों में पुरानी यादें चमक उठती हैं, जैसे 1 साल पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अब ये मिशन सिर्फ कानून का नहीं, इंसाफ का है। एक छोटी लड़की दीवार पर बैठी आसमान को देख रही है। कहती है कि उन्हें दूर बेचा जाता है और वापस कभी नहीं आते। अंधेरे से आवाज आती है, उसे पकड़ लिया जाता है जैसे वो बस एक चीज हो। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, अपने भाई बहन को याद करती है, लेकिन सच उसे तोड़ देता है। लोग उसकी रफ्तार, उसकी मेहनत, उसकी ताकत की बात करते हैं, जैसे इंसान नहीं सामान हो। आसमान खुला है, लेकिन उसकी दुनिया बंद हो चुकी है। और फिर फैसला सुना दिया जाता है, उसे एक नोबल के महल में बेचा जाएगा। लड़की धीरे से मुस्कुराकर कहती है कि वो ठीक रहेगी, जैसे अपने दर्द को छुपा रही हो। वो अपने भाई बहन को याद करती है और वादा करती है कि मजबूत बनेगी, लेकिन उसकी आंखों में सच साफ है, ये अलविदा है। सोल्जर्स उसे ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं, जैसे उसकी जिंदगी का फैसला हो चुका हो। वो कहती है कि अब उसे एक नोबल के महल में काम करना होगा। तलवार जमीन पर गिरती है और धूल उड़ जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में खामोशी छा जाती है। वो कहता है कि दुनिया बहुत खतरनाक है और ज्यादातर लोग इसे सामना करने से पहले टूट जाते हैं। कई औरतें अपना चेहरा छुपाकर जीना सीखती हैं, लेकिन ये सच मर्दों पर भी उतना ही लागू होता है। यहाँ जेंडर नहीं, हिम्मत और मेहनत काम आती है। वो कहता है कि टैलेंट और एफर्ट ही जिंदा रहने का रास्ता है, लेकिन उसकी आवाज में एक और सच छुपा है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं तो तुम्हें किसी और की ताकत बनना पड़ेगा। वो हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कहती है। फिर अचानक अंधेरा छा जाता है। आसमान से गिरती बूंदें जैसे उसकी दुनिया टूट रही हो। वो घुटनों के बल बैठकर अपने भाई बहन को याद करती है। उनके नाम उसके होंठों पर कांपते हैं और उसकी चीख अंधेरे में गूंज उठती है। एक याद उभर कर सामने आती है, जहां एक आदमी मुस्कुराते हुए लीना को कहता है कि वो अनाथालय के लिए फरिश्ता है। वो उसे और मेहनत करने को कहता है और लीना मासूम खुशी से हाँ कह देती है, लेकिन सच जल्दी सामने आ जाता है। वही आदमी उसे बेच देता है और लोग उसकी चीखों पर हंस पड़ते हैं। लीना चिल्लाकर कहती है कि वो उन पर भरोसा करती थी। हंसी और अंधेरा उसे घेर लेते हैं और फिर एक ठंडी आवाज़ फैसला सुना देती है, अब फर्क नहीं पड़ता तुम अनाथ हो या गुलाम। चाबुक हवा चीर कर गिरता है और लीना दर्द से चीख उठती है, लेकिन वो अब भी कहती है कि डायरेक्टर ऐसा नहीं हो सकता। थप्पड़ों की आवाज़ पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंजती है। 1 महीना बीत चुका है और अब उसकी ज़िंदगी एक अंधेरी सेल तक सिमट गई है। दिन का ज़्यादा हिस्सा वो यहीं बंद रहती है, सज़ा का इंतज़ार करती हुई। तब एक लाल बालों वाली लड़की उससे पूछती है, क्या वो मिलकोट से है? लीना हैरान होती है। जवाब आता है, तुम्हें शुरू से ही बेचा गया था। सच उस पर बिजली की तरह गिरता है। सच धीरे धीरे सामने आता है। अनाथ बच्चे अक्सर बेच दिए जाते हैं और उनकी जिंदगी का फैसला दूसरे करते हैं। लीना का गुस्सा डर में बदलने के बजाय इरादे में बदल जाता है। वो कहती है कि वो कभी हार नहीं मानेगी और यहाँ से निकल कर रहेगी। लाल बालों वाली लड़की हंसकर अपना नाम मनी बताती है और कहती है कि जिंदा रहना ही पहली जीत है। दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं, मजबूरी से नहीं, जीने की जिद से। हफ्ते बीतने लगते हैं और अंधेरे के बीच एक छोटी सी दोस्ती जन्म लेती है। कैदियों की तरह बंद बच्चे लोहे की सलाखों के पीछे पड़े हैं, जैसे जिंदा लोग नहीं, सामान हो। लेना समझ जाती है कि छोटे और कमजोर बच्चे सबसे आसानी से बेच दिए जाते हैं। वो कहती है कि वो अभी कमजोर हो सकती है, लेकिन जिंदा रहना ही उसकी जीत होगी। समय बीतता है, आधा साल गुजरता है और उसे कठोर मजदूरी में झोंक दिया जाता है। थकान, भूख और दर्द उसका रोज का हिस्सा बन जाते हैं। मनी उसे सिखाती है कैसे बचना है, कैसे कम खाने में जिंदा रहना है। धीरे धीरे लेना की आंखों में डर की जगह एक सख्त इरादा उभरने लगता है।
मनी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है कि वो अब कचरे जैसा खाना भी बिना शिकायत खा लेती है, क्योंकि जिंदा रहना सबसे जरूरी है। वो लेना को समझाती है कि यहाँ बचने के लिए हर छोटी चीज की कद्र करनी पड़ती है। लेना चुपचाप सुनती है, फिर धीरे से कहती है कि वो अब भी हार नहीं मानेगी। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती और सहारा बन चुका है। लेकिन दूर पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, ठंडी हवा चीखती हुई आती है और उन्हें समझ आ जाता है अब जीना और भी मुश्किल होने वाला है। 1 साल बीत चुका है। लेना और मनी अब 15 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनके शरीर भूख से टूट रहे हैं। मनी जमीन पर गिर पड़ती है, सांस भारी हो जाती है और उसकी आंखें बंद होने लगती। लीना घुटनों पर बैठकर भीख मांगती है, कहती है कि वो कुछ भी करेगी, बस थोड़ा सा खाना दे दिया जाए। गार्ड उसे ठंडी नज़र से देखता है, फिर बेपरवाही से मनी के सामने बर्तन रख देता है। लीना कहती है पहले मनी को खाने दो, लेकिन गार्ड हंस पड़ता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेता है। थी ना हो। मनी चीख कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। लीना आंखों में आंसू लिए कहती है वो ठीक है, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह देती है। बिजली जैसा झटका लगता है और गार्ड दर्द से चीख उठता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। लीना के हाथ की बेड़ियां खुल जाती हैं और एक पल के लिए आज़ादी सामने खड़ी होती है। मनी तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है भागो। दोनों अंधेरी राहों में दौड़ पड़ती हैं, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा है। लीना कहती है वो जिंदा रहने के लिए भाग रही है। पीछे से गरजती आवाज़ आती है, गार्ड उनका पीछा कर रहा है। उम्मीद एक कदम आगे है, लेकिन खतरा बिल्कुल पीछे। गार्ड अचानक सामने आ जाता है और लीना को झटके से पकड़ लेता है। उसकी चीख हवा में जम जाती है। मनी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जोर से धक्का खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। लीना घुटनों के बल उसके पास गिरती है, हाथ कांपते हुए उसे संभालने की कोशिश करती है। मनी धीरे से कहती है कि उसकी जिंदगी हमेशा से सस्ती थी। मानी कमजोर सी मुस्कान के साथ लीना से कहती है कि वो उसकी हिम्मत से जलन करती है। लीना धीरे से खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही है। गार्ड्स उसकी नज़र देखकर पल भर को सख्त हो जाते हैं। गार्ड लीना को दबाकर कहता है कि उसका चेहरा उसके दोस्त ने जला दिया था और अब वो बदला लेना चाहता है। उसकी पकड़ सख्त होती जाती है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। आंखों के सामने आग की रोशनी फैल जाती है। एक जलता हुआ वार सीधा उस पर गिरता है और वो दर्द से चीख उठता है। लीना हैरानी से देखती रह जाती है। जैरेड की आवाज़ ठंडी और साफ गूंजती है, अब जलना सही लग रहा है। बर्फ से ढकी जमीन पर खामोशी छाई है और जैरेड एक छुपा हुआ दरवाजा देखकर रुक जाता है। वो कहता है कि इतनी सर्दी में भी ये जमीन पिघली हुई है, इसका मतलब नीचे कोई सुरंग चल रही है। उसके साथी हैरान होते हैं, लेकिन जैरेड समझ चुका है कि ये लोग गुलामों को छुपाने का अड्डा है। तलवारें निकलती हैं, हवा और भी ठंडी हो जाती है। जैरेड सीधा आदेश देता है, डर छोड़ दो और तैयार हो जाओ। आज हम उन लोगों को आज़ाद करेंगे जिन्हें बेचने के लिए जिंदा रखा गया है। बर्फ पर भागते कदमों की आवाज गूंज उठती है जब जैरेड अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ता है। उसके पीछे सिपाही गरजते हैं क्रिबिया की शान के लिए और पूरी सेना एक साथ हमला बोल देती है। दुश्मन घबराकर पीछे हटने लगते हैं, कुछ मदद के लिए चीखते हैं, लेकिन देर हो चुकी होती है। जैरेड सीधा उनके बीच घुसकर रास्ता तोड़ देता है और उसकी सेना अंधेरे अड्डा को घेर लेती है। आज न्याय तलवार से लिखा जाएगा, यहां से कोई नहीं बचेगा। एक शत्रु चीखता है, लेकिन अगले ही पल जैरेड के सिपाही उसे गिरा देते हैं। तलवारों की टकराहट, धाड़ते कदम और टूट के पत्थरों की आवाज से सुरंग गूंज उठती है। जैरेड आगे बढ़कर ठंडी नजर से पूरा मंजर देखता है। दुश्मन की ये चाल आम नागरिक का काम नहीं, सुरंगों को पूरी तरह तलाशो, कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए। तुम्हारे दोस्त ने मेरा चेहरा जला दिया, दुश्मन दर्द से कराहते हुए घुर्राता है। जैरेड ठंडी नजर से उसे देखता है, न गुस्सा न दया, सिर्फ फैसला। एक पल में आग की लहर फूट पड़ती है। वाह! जैरेड का फायर स्पेल सीधा उस आदमी को लपेट लेता है। अब सही तरह जला है, जैरेड शांत आवाज में कहता है। उसके पीछे खड़ा नाइट धीरे से बोलता है, गुलाम हो या आम लोग, दर्द सबका एक जैसा होता है। जैरेड की नज़र तुरंत एक घायल लड़की पर पड़ती है। वो घुटनों के बल बैठकर पूछता है, किड, तुम ठीक हो? वो मेरी दोस्त, लड़की की आवाज़ टूट जाती है। वो मुझे बचाते हुए मर गई। जैरेड चुप हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द है। इस बार मैं सबको बचा नहीं पाया, वो धीरे से बोलता है। लड़की उसकी बाहों में फूट कर रो पड़ती है। माफ़ कीजिए, मुझे मजबूत रहना चाहिए था। जैरेड उसे जोर से पकड़ लेता है। तुमने काफ़ी सह लिया है। उसकी नज़र लड़की के जख्मों पर जाती है। सूखा जिस्म, पुराने निशान, कितना दर्द सहा होगा तुमने। तभी एक आदमी चीखता है, यहाँ क्या हो रहा है? सिस्टम नोटिफिकेशन चमकती है। छेद, अब गुलामी से आज़ाद। दूर खड़ा आदमी हिचकिचाता है, बस एक अमीर सुअर हो। जैरेड की आवाज़ ठंडी पड़ जाती है। अब तुम सच देख रहे हो। उसकी मुट्ठी में माना जमता है। नहीं, मैं भी लड़ने का तरीका जानता हूँ। मेज चीखता है, हाथ उठाकर जादू जमा करता है। जैरेड की आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक पल का सन्नाटा। डिस्चार्ज लाइटनिंग। बिजली की चमक सीधा जैरेड पर टूट पड़ती है।
रोशनी, गरज और फटने की आवाज़ से ज़मीन कांप उठती है। बिजली जमीन को चीर देती है, लेकिन जैरेड हिलता भी नहीं। उसकी आंखें चमकती हैं। हेस्ट। अचानक हवा फटने की आवाज़। जमीन टूट जाती है जहां वो खड़ा था। दुश्मन की आंखें फट जाती हैं। एक मजिशियन ऐसा कैसे मूव कर सकता है? जैरेड एक नहीं 3 जगह दिखता है। आफ्टर इमेजेस दुश्मन को घेर लेते हैं। इम्पॉसिबल। उसके लिए डायरेक्शन बदलना मुश्किल होगा। दुश्मन हाथ उठाकर बिजली जमा करता है। सबको एक साथ कुचल दूंगा। इलेक्ट्रिक ब्लास्ट छूटने ही वाली होती है। थर्ड। एक तेज स्ट्राइक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ब्लू माना फ्लैशेस। जैरेड सीधा खड़ा है, सांस भी तेज नहीं। हाई पावर स्पेल ड्रंकन स्टेट में यूज करोगे तो डिफेंसलेस ही रहोगे। वो ठंडी नजर से नीचे देखता है। फिर सिस्टम की आवाज। क्वेस्ट। वॉरलॉर्ड्स स्लेन। सिटीजन्स की लॉयल्टी +24। क्वेस्ट। अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉयड। लॉयल्टी +31। गोल्डन रोशनी आसमान से टूटकर गिरती है। यू हैव गेन्ड ओवर 100 पॉइंट्स ऑफ लॉयल्टी। द गोल्डन एज ऑफ द क्रिबिया टेरिटरी इज कमिंग। किडनैपर्स और मर्डरर्स को सजा मिल चुकी थी। बंधक बने लोग घर लौट रहे थे। लेना धीरे से बोलती है, सच में अब मैं आपकी टेरिटरी में रह सकती हूं? जैरेड सीधा जवाब देता है, वापस जाओगी तो तुम्हें फिर बेच दिया जाएगा। एक पल की खामोशी। मैं वफादार लोग ढूंढ रहा हूं, अगर चाहो मेरे साथ काम करो। लेना की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। मैं मेहनत करूंगी, एक दिन ग्रेट सोर्ड मास्टर बनूंगी। जैरेड हल्का सा मुस्कुराता है। लेना जोश में कहती है, मैं एक दिन ग्रेट स्वॉर्ड मास्टर बनूंगी। जैरेड उसे देखकर बस इतना कहता है, दैट्स गुड। पर अंदर ही अंदर वो सोचता है, शायद इस लड़की का भविष्य उससे भी बड़ा है। समय बीतता है। लेना डीमन किन की आर्मी के खिलाफ वैंगार्ड बनकर खड़ी होती है। दुश्मनों के फायर अटैक्स उस पर बरसते हैं, पर वो हिलती तक नहीं। फ्रंट लाइन पर खड़ी वो सबसे मजबूत शील्ड बन जाती है। लेना अपने हाथ पर हीलिंग मैजिक ट्राई करती है, पर कहती है कि वो अभी डार्क मैजिक हैंडल नहीं कर सकती। जैरेड उसे समझाता है कि अगर वो स्वॉर्ड ट्रेनिंग करे तो फ्यूचर में ऑरा यूज कर पाएगी। सीन शिफ्ट होता है मेलियोर्का पर। यहाँ क्राइम बढ़ रहा है और लोग डर में जी रहे हैं। एक आदमी बताता है कि वो ग्रागस के बिजनेस में आ रहा है। फिर सवाल उठता है, क्या वो सच में ग्रागस का दोस्त है या कोई नई चाल चल रहा है? रात का सन्नाटा मयोरका पर छा गया है। चांद की रोशनी में शहर सो रहा है। गार्ड को कुछ महसूस होता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। एक ही पल में घुसपैठिया दीवारों के पार उतर जाता है। न दरवाज़ा, न आवाज़, सिर्फ अंधेरा। छतों पर से फिसलती हुई वो परछाई, जैसे रात खुद जिंदा हो गई हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कब वो आया और कब सब खत्म हो जाएगा। और उसी वक्त जैरेड ने सांस ली, भारी, बेचैन। आखिरी लैप, सांस तेज, पैर भारी। लेकिन लीना रुकने वालों में से नहीं है। कभी जो ठंड और भूख से लड़ती थी, आज वही लड़की अपनी ताकत से आगे बढ़ रही है। जैरेड दूर से देखकर मुस्कुराता है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। सिर्फ कुछ हफ्तों में सब कुछ बदलने लगा। खेतों में फसल उग रही है, लोगों को पहली बार पेट भर खाना मिल रहा है, व्यापार बढ़ रहा है और माना स्टोन्स की बिक्री ने गांव को अमीर बनाना शुरू कर दिया है। जो जमीन कभी खतरनाक मानी जाती थी, आज वही सबसे महफूज जगह बन रही है। और लोग कह रहे हैं कि ये सब एक यूजलेस लॉर्ड की वजह से हुआ है, पर सच तो ये है, ये लॉर्ड बेकार नहीं बल्कि एक नई दुनिया बना रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक अर्जेंट रिपोर्ट आती है। सुबह एक लाश मिली है, और सिर्फ एक नहीं, ऐसे और भी केसेस सामने आ रहे हैं। एक दरिंदा, एक मॉन्स्टर हमारी ही टेरिटरी के अंदर मरा हुआ पड़ा है। कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि हमारी जमीन पर मॉन्स्टर फेंक कर चला जाए? सुरक्षा टूट रही है, लोग डरे हुए हैं, और सच ये है, हम अभी इतने मजबूत नहीं कि घुसपैठियों का सामना कर सकें। मॉन्स्टर की घटना के बाद सच और भी कड़वा हो जाता है। हमारी जमीन पर लोग भूख, गरीबी और बीमारी से लड़ रहे हैं। एक बच्चा घुटनों पर गिरकर मदद की भीख मांगता है, अपनी मां को बचाने के लिए खुद को बेचने तक को तैयार है। और तब लॉर्ड समझता है, असली दुश्मन बाहर के मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि वो मजबूरी है जो लोगों को टूटने पर मजबूर कर रही है। मियाँ रोकर बताती है कि उसकी माँ रोजेलियास डिजीज से मर रही है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज इतना महंगा है कि गरीब लोग सिर्फ मजबूरी में जीते हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों को बेचने तक पर उतर आते हैं ताकि इलाज के पैसे मिल सकें। जैरेड तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम रोग नहीं, बल्कि माना पोल्यूशन से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है। और उस पल वो फैसला करता है, मियाँ की माँ ही नहीं बल्कि पूरी टेरिटरी को बचाना अब उसकी जिम्मेदारी है। जैरेड मियाँ के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ मैरी रोजेलियास डिजीज की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इलाज के पैसे ना होने की वजह से मैरी चुपचाप दर्द सह रही है और मियाँ को वापस भेजने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहती। सिर्फ 8 महीने की जिंदगी बची होने की बात सुनकर जैरेड समझ जाता है कि ये सिर्फ एक परिवार की तकलीफ नहीं, बल्कि उसकी पूरी टेरिटरी की हकीकत है।
मियाँ अपनी माँ मैरी को बताती है कि लॉर्ड जैरेड उन्हें बचाने आए हैं और मैरी तुरंत उन्हें पहचान लेती है, वही यंग लॉर्ड जिनके लिए वो कभी शेफ का काम करती थी। अपने पुराने व्यवहार को याद करके जैरेड शर्मिंदा हो जाता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन मैरी फिर भी उसकी फिक्र करती है और कहती है कि वो उसकी वजह से बीमार नहीं है। इस पल जैरेड को एहसास होता है कि उसके लोग उससे डर से नहीं बल्कि उम्मीद से देखते हैं। जैरेड खिड़की से बाहर देखकर कंफर्म करता है कि उसका शक सही था। टेरिटरी में मिले मॉन्स्टर के लाश से ही प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। मैरी बताती है कि वो पहले शेफ होने के साथ साथ मॉन्स्टर कॉप्सेस हैंडल करती थी, क्योंकि उनकी सफाई और डिस्पोजल का काम भी उसी पर था। तब जैरेड समझता है कि रोजिलियस डिजीज का असली कारण मॉन्स्टर कॉप्सेस से निकलने वाला पोल्यूटेड माना है, जो धीरे धीरे लोगों को बीमार कर रहा है। अब उसके पास सिर्फ इलाज ढूंढने का नहीं, बल्कि इस खतरे को जड़ से खत्म करने का रीजन है। जैरेड तुरंत मेडिकल हर्ब्स मंगवाता है और मैरी को यकीन दिलाता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि पैसों की चिंता ना करे, उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। मैरी पहली बार उम्मीद से मुस्कुराती है और मियाँ को लगता है कि शायद उनकी जिंदगी सच में बदलने वाली है। लेकिन जब सब कुछ ठीक होता हुआ लग रहा होता है, तब छुपकर देख रहा एक अनजान दुश्मन कहता है, इस बार भी लॉर्ड फेल होगा। जब सबको लग रहा था कि सिचुएशन कंट्रोल में है, तब सच सामने आता है। कोई जानबूझकर टेरिटरी में मॉन्स्टर कॉप्सेस फेंक रहा है। एक मास्क्ड आदमी रिपोर्ट देता है कि जैरेड बिल्कुल उसी तरह क्राइम सीन पर लौट आया जैसे प्रेडिक्ट किया गया था। इससे साफ हो जाता है कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूर खड़ा एक शक्तिशाली दुश्मन मुस्कुराता है, खेल अभी शुरू हुआ है। जैरेड के लोग जल्दी ही वो रेयर हर्ब्स ले आते हैं जो रोजिलियास डिजीज के इलाज में काम आ सकते हैं। सब हैरान होते हैं कि इतनी आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटियां इतनी खतरनाक बीमारी का इलाज बन सकती हैं। पोषण तैयार किया जाता है और उम्मीद की एक नई किरण जन्म लेती है। धीरे धीरे मेरी की तबीयत में सुधार के संकेत दिखने लगते हैं और वो पहली बार महसूस करती है कि शायद उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। मेरी की हालत देखकर जैरेड को अपना गुजरा हुआ बचपन याद आता है, एक ऐसा पास्ट जहां उसकी फैमिली भी गरीबी और बीमारी से जूझ रही थी। वो जानता है कि पैसे ना होने का दर्द क्या होता है और कैसे लोग इलाज के बिना ही टूट जाते हैं। इसीलिए वो मेरी से वादा करता है कि उसकी फैमिली का प्यार कभी कम नहीं होगा। जैरेड को अपने पास्ट की याद सताती है। वो मानता है कि उसने अपनी फैमिली को बचाने में देर कर दी थी और उसका दर्द आज भी उसके अंदर जिंदा है। इसीलिए वो मियाँ के दर्द को समझ पाता है और फैसला करता है कि इस बार वो किसी को अपनी माँ खोने नहीं देगा। क्योर तैयार करते वक्त वो कसम खाता है कि मेरी को बचाएगा। लेकिन उसी रात शहर की छतों पर एक अनजान हमलावर घुस आता है, जैसे कोई अंधेरे में चल रही साजिश अब खुलने वाली हो। रात के अंधेरे में एक मास्क्ड अटैकर शहर की छतों पर घुस आता है, लेकिन गार्ड तुरंत उसका सामना करता है। तलवारों की तेज टकरार होती है और दोनों एक दूसरे की ताकत को परखते हैं। अटैकर गार्ड की स्किल्स देखकर हैरान होता है, पर जल्दी ही उसकी कमजोरी पे नजर जमा लेता है। अगला वार सीधा उसके वीक पॉइंट पर होता है और साफ हो जाता है कि ये आम घुसपैठिया नहीं बल्कि एक ट्रेंड किलर है। मास्क्ड अटैकर एक ही वार में गार्ड को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उस अटैक को डॉज करके तुरंत पलटवार करता है। तेज किक्स और तलवार के वार से अटैकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर शॉक दिखाई देता है। उसने गार्ड को इतना तेज होने की उम्मीद नहीं की थी। गार्ड उससे चैलेंज करता है, जैसे कह रहा हो, अगर हिम्मत है तो पूरी ताकत से लड़। जब मास्क्ड अटैकर अपनी पूरी ताकत से वार करता है, गार्ड सीधा उसका अटैक रोककर उसे हवा में उछाल देता है। अटैकर तुरंत समझ जाता है कि उसने गार्ड की स्ट्रेंथ को बहुत कम आंका था। नीचे गिरते हुए वो सोचता है कि इतना पावरफुल होना आम बात नहीं है। तब सच सामने आता है। गार्ड के पास एक स्पेशल इंक्लिनेशन है जो उसकी फिजिकल लिमिट्स को पार कर देता है। उसे फोर्ट्रेस जैसी शक्तिशाली बॉडी देता है जो उसे खतरनाक दुश्मनों से लड़ने के लायक बनाती है। गार्ड अटैकर को ध्यान से देखकर उसे एक विलन के रूप में पहचान लेता है और उसे वॉर्न करता है कि वो लॉर्ड जैरेड को कभी हरा नहीं पाएगा। असैसिन समझ जाता है कि उसका मिशन एक्सपोज हो चुका है और सीधा टकराव उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन जाते जाते इशारा देता है कि ये हार नहीं बल्कि अगले हमले की तैयारी है। साफ है कि दुश्मन अभी भी साए में मौजूद है। असैसिन मुस्कुराकर कहता है कि गार्ड ज्यादा जल्दबाजी ना करे, वो दोबारा मिलेंगे और अगली बार वो अपनी पूरी ताकत से आएगा। अचानक धुआं छा जाता है और वो पल भर में गायब हो जाता है। गार्ड समझ ही नहीं पाता कि ये हुआ कैसे। छत पर अकेला खड़ा वो सिर्फ इतना कह पाता है, वो भाग गया। 2 दिन बाद कहानी वापस मियाँ पर आती है, जहाँ सब कुछ शांत दिख रहा है। लीना जैरेड को बताती है कि उसने जो टेक्निक यूज की है वो एक माना गैदरिंग मेथड है, जिसमें आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करके यूज किया जाता है। वो समझाती है कि कुछ लोग बिना प्रैक्टिस के भी इस मेथड को सीख लेते हैं। तब एक डिस्गाइज्ड मैजिशियंस जैसा व्यक्ति सामने आता है जो बताता है कि वो भी इसी टेक्निक का यूज करता है, और लीना तुरंत समझ जाती है कि ये सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि कुछ छुपाया जा रहा है। जैरेड मजाक में कहता है कि अगर वो चाहे तो खुद को मैजिक लॉर्ड भी बना सकता है, लेकिन तुरंत ही उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि अभी उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई। ब्रेकफास्ट का वक्त होता है और महल का माहौल पहली बार हल्का और नॉर्मल लगता है। मेरी, जो अब ठीक हो रही है, शेफ के रूप में वापस काम पर लौट आती है और जैरेड के लिए खाना तैयार करती है। उसकी सेहत में सुधार देखकर सबको एहसास होता है कि मुश्किलें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं।
जब सब कुछ शांत लग रहा होता है तब अचानक एक रहस्यमयी शक्ति जागती है। लाल चमकती आंखों वाला एक अनजान व्यक्ति जैरेड का नाम लेकर कहता है कि वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकला। जैरेड गहरी मेडिटेशन में बैठकर मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे एक नई ट्रेनिंग मेथड का स्ट्रक्चर समझने लगता है। उसके आसपास एनर्जी घूमने लगती है, जैसे वो अपनी लिमिट्स को तोड़ रहा हो। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने एक नई ट्रेनिंग मेथड क्रिएट कर ली है, एक ऐसी टेक्निक जो लोगों को सही रास्ता दिखा सकती है। जब जैरेड अपनी नई ट्रेनिंग मेथड को नाम देने ही वाला होता है, तब एक डरावनी और रहस्यमयी एंटिटी उसके सामने प्रकट होती है। वो कहती है कि वो उन लोगों में से है जो दुनिया के सिस्टम को देख सकते हैं, और पूछती है कि क्या जैरेड भी उसी जगह से आया है। उसकी बातों से लगता है कि जैरेड का पास्ट और इस दुनिया का सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैरेड खुद हैरान रह जाता है, जैसे उसकी असली पहचान का राज अब धीरे धीरे खुलने वाला हो। रहस्यमयी एंटिटी जैरेड को बताती है कि उसकी यादें धुंधली हो सकती हैं, लेकिन उसका पास्ट इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो पैराडाइज के एक्सपेंशन और पुराने राज का जिक्र करती है, जैसे वो सब कुछ देख रही हो। फिर वो एक चौंकाने वाली बात कहती है, जैरेड की आंख अब उसकी है। उसके शब्दों से लगता है कि वो किसी अंधेरी शक्ति का हिस्सा है और जैरेड से एक अजीब सा सौदा करना चाहती है। रहस्यमय एंटिटी जैरेड को छेड़ते हुए कहती है कि अगर वो माना को ठीक से यूज करे तो उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो सकती है। जैरेड उसकी बातों से घबरा जाता है और सिचुएशन से बचकर निकलने की कोशिश करता है, जबकि एंटिटी उसे रोकने की जिद करती है। सीन शिफ्ट होता है और पता चलता है कि लेना की ट्रेनिंग एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जैरेड समझता है कि उसके पास अब सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सही रास्ता दिखाकर वो पूरी दुनिया बदल सकता है। जैरेड और लेना कैरेज में सफर कर रहे होते हैं जब अचानक तेज झटका लगता है और गाड़ी रुक जाती है। लेना तुरंत खतरा महसूस करती है और बिना सोचे जैरेड को बचाने के लिए डिफेंसिव मैजिक एक्टिवेट कर देती है। जैरेड भी सिचुएशन समझने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हमला शुरू हो चुका होता है। तीर और अटैक्स कैरेज पर बरसने लगते हैं और लेना बिना डरे अपने लॉर्ड के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे उसकी ट्रेनिंग ने उसे सच में एक प्रोटेक्टर बना दिया हो। एम्बुश के दौरान लेना बिना डरे जैरेड के सामने खड़ी हो जाती है और उसे बचाने की जिद करती है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जैरेड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन लेना के लिए अपने लॉर्ड की रक्षा सबसे बड़ा फर्ज है। तभी दुश्मन पास आ जाते हैं और सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है। इस पल जैरेड खुद आगे बढ़ता है, माना को एक्टिवेट करता है और फैसला करता है अब वो सिर्फ प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, बल्कि खुद लड़कर अपने लोगों को बचाएगा। एम्बुश के बीच एनिमी लीडर सामने आता है। टॉग, जो मैजिशियंस का शिकारी माना जाता है, वो तुरंत पहचान लेता है कि जैरेड के साथ एक मेज है और इस बात पर खुश होता है जैसे उसे इसी मौके का इंतजार था। टॉग कहता है कि मैजिशियंस बेकार होते हैं और उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। अगले ही पल वो अपनी डेडली रोटेशन स्लैश टेक्निक से हमला करता है, एक ऐसा वार जो सीधा जान लेने के लिए बना है। टॉग की डेडली स्लैश से बचने के लिए जैरेड तुरंत स्पीड बूस्ट यूज करता है और हेस्ट मैजिक एक्टिवेट करता है। वो काउंटर में मैजिक मिसाइल चलाता है, लेकिन टॉग उसे आसानी से तोड़ देता है, जैसे वो मैजिक यूजर्स से लड़ने का एक्सपर्ट हो। दोनों के बीच तेजी से वार और पलटवार होते हैं और जैरेड को समझ आ जाता है कि ये आम दुश्मन नहीं। अटैक के बीच वो शील्ड मैजिक एक्टिवेट करता है, क्योंकि अब ये सिर्फ बचने की नहीं बल्कि जीतने की लड़ाई है। जैरेड लगातार हार्ड ब्लो अटैक्स से टॉग पर प्रेशर बनाता है, जिससे टॉग को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ डिफेंसिव मेज नहीं बल्कि ट्रेन्ड फाइटर है। दुश्मन स्ट्रैटेजी बदलते हैं, वो जैरेड को रोककर उसका माना खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो थक कर गिर जाए। लेकिन इसी बीच जैरेड एक मौका देखकर टॉग का वॉन्ट पकड़ लेता है और कहता है, अब देखते हैं तुम बिना मैजिक के कितने ताकतवर हो। जैरेड टॉग के मैजिकल आर्टिफैक्ट को पकड़ लेता है और तुरंत उसकी पावर को अपने फेवर में यूज करता है। आर्टिफैक्ट उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिससे वो सीधा टॉग पर भारी पड़ने लगता है। टॉग हैरान रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उसका वेपन इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। जैरेड कहता है कि उसे क्रिमिनल्स की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, और इस पल से साफ हो जाता है, इस दुनिया में सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं, लक से होता है। नेक्रोमांसर्स जैसे लोग कभी अपना शिकार मिस नहीं करते और शहर के बाहर वाइल्ड बीस्ट्स घूम रहे हैं। मेडिसिन इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग जिंदा रहने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। ट्रेडर्स और रेजिस्टेंस के बीच चल रही डील में हर दिन लोग मारे जा रहे हैं, सिर्फ टेरिटरी और रिसोर्सेज के लिए। न्यूट्रल जोन तक पहुंचना ही मौत से खेलने जैसा है। लेकिन कोई है जो इस सब को दूर से देख रहा है, शांत, बिना डरे। शायद उसे पता है कि जब दुनिया टूट रही हो तभी सबसे बड़े शिकारी जन्म लेते हैं। जैरेड पर किसी को भरोसा नहीं है और डैरियस उसे क्रिमिनल कहकर सबको उसके खिलाफ कर देता है। लीडर के गिरते ही एरिन पैनिक में किल हिम का ऑर्डर देता है और तीर, तलवार और मैजिक एक साथ जैरेड की तरफ बढ़ने लगते हैं। सबको लगता है अब उसका एंड पक्का है, लेकिन अचानक आसमान से एक वॉरियर बिजली की तरह उतरता है और बैटलफील्ड को रोशनी से चीर देता है। डैरियस शॉक में समझ जाता है कि गेम अब जैरेड के खिलाफ नहीं बल्कि उसके फेवर में मुड़ने वाला है।
जैरेड सबका शुक्रिया करता है, लेकिन थोड़ी पर्सनल स्पेस मांगकर सबको ऑकवर्ड कर देता है। एरिन तुरंत माफी मांगता है और सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। तब डैरियस ऑफिशियली सिक्योरिटी इशू के लिए अपॉलॉजी देता है, लेकिन जैरेड बिना गुस्से के कामली रिस्पॉन्ड करता है, जैसे उसने पहले ही सब कैलकुलेट कर लिया हो। वो बताता है कि उसके पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि एक ऐसा प्लान है जो पूरे टेरिटरी की इकोनॉमी और फ्यूचर को बदल सकता है। और उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल देखकर सबको समझ आ जाता है कि जैरेड सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि एक मास्टर माइंड बनने वाला है।